हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। बीए प्रोग्राम के बच्चों का जो सेमेस्टर 5th में है, उनका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस एग्ज़ाम का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, इसका नाम है योर लॉज योर राइट्स। ये आपकी बुक का नाम है, यानी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सेमेस्टर 5th में हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो है। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ये इसी तरह से एक क्वेश्चन पेपर है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उन्हें मिस ना कर पाएँ और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें आप कवर कर पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ओके, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और अपनी स्टडी को कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन क्वेश्चन पेपर से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 75 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी आपको 3 घंटे में 75 का ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। पूरा नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और कुछ नहीं करने होंगे। इसीलिए जो निर्देश दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वो पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और किस टाइप से करने हैं। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं या कुछ नहीं करने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो बराबर हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप इसे दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी में भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में उत्तर देंगे तो पूरा पेपर आपको हिंदी में करना होगा। अगर आप इंग्लिश में उत्तर देंगे तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में करना होगा। तो मर्जी आपकी है, आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विधि का शासन क्या है? भारत में विधि के शासन पर आधारित अपराधीय न्याय व्यवस्था को प्रवृत्ति एवं संरचना की विवेचना कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले विधि का शासन होता क्या है, जो विधि द्वारा शासन किया जाता है वो किस तरह से होता है, क्या है, ये आपको बताना है। और फिर भारत में विधि के शासन पर आधारित अपराधीय न्याय व्यवस्था की जो प्रवृत्ति है या जो उसकी प्रकृति है, उसके बारे में बताना है, उसकी संरचना कैसी है। इस क्वेश्चन में आपको इसी के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में शिकायत एवं प्राथमिक रिपोर्ट FIR दर्ज कराने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी अगर आप FIR दर्ज कराते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्राथमिक रिपोर्ट, भारत में आप शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो उसकी जो वो दर्ज कराने के जो प्राथमिक प्रावधान होते हैं, संबंधित जो प्रावधान है कि किस तरह से आप FIR दर्ज करा सकते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, इसकी विवेचना करनी है आपको। इसी के प्रोसेस के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो पूछ रहा है, भारत में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों एवं उनसे जुड़े कानूनों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में जो महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराध किए जाते हैं या अपराध होते हैं, उनसे जुड़े जो कानून होते हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है, कि महिलाओं के अधिकारों या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, किस तरह से सरकार उनको लेकर चलती है या किस तरह से सरकार की उनकी भूमिका होती है। इस क्वेश्चन में आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के विभिन्न प्रावधानों और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है पहले,
कि ये क्या होती हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत कौन सी जातियां आती हैं और अनुसूचित जनजाति के अंदर कौन सी जातियां आती हैं। और जो हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 आया था, उसके बारे में आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान रखे गए थे और इसके तहत जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती हैं, उनको कौन कौन से प्रावधान या अधिकार प्राप्त हुए, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, न्यूनतम मजदूरी से आप क्या समझते हैं? शोषित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिए। यानी पहले आपको न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करनी है कि आप न्यूनतम मजदूरी से क्या समझते हैं। और शोषित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया था, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। पहले तो आपको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो आया था, उसको डिफाइन करना है कि वो क्या था, कैसे था, किस लिए आया था और उसमें श्रमिकों की जो स्थिति थी उसको कैसे रखा गया था। फिर उसके जो विभिन्न प्रावधान थे उनके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से ये लागू किया गया और इसके अंतर्गत किन किन मजदूर वर्गों को रखा गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है, आरटीआई अधिनियम के तहत किस आधार पर आवेदन खारिज किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारा आरटीआई अधिकार होता है, उसके किस आधार पर जो आवेदन होता है उसको खारिज कर दिया जाता है, इस पर आपको चर्चा करनी है और इसका एक उदाहरण भी लिखना है। अगर आपके पास 2 3 या 4 5 उदाहरण हो तो भी आप उन्हें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो टीचर हैं उन्हें लगेगा कि हाँ, पढ़कर आए हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो इसका उदाहरण लिखना मत भूलना, जिससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगेगा। ओके, और सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ बनाकर कभी मत लिखना। पैराग्राफ बनाकर वो बच्चों वाली हरकतें मत करना। आपको पॉइंट और हेडिंग के साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हमारी अनुसूचित जनजातियां थी और जो अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम आया था हमारा 2006 में, उसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में आपको बताना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया था, किन किन लोगों को रखा गया था और ये अधिनियम लाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों लाया गया था, और इसके जो प्रमुख लक्ष्य थे जो इसने प्राप्त किए, वो कौन कौन से थे और ये इसका उद्देश्य क्या था। इन सभी के बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से सिर्फ आपको 2 पर संक्षिप्त यानी पूरी डिटेल से टिप्पणी करनी है। पहला आपको दे रखा है जमानत, कि जमानत होती क्या है। जब हम किसी अपराधी को जेल से निकालते हैं या जेल से कुछ टाइम के लिए निकालते हैं, तो वो जमानत कहलाती है। तो जमानत क्या है, यही आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, इसके ऊपर आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका भाग 376, यानी जो हमारा भाग 376 है उसके बारे में बताना है कि इसके अंतर्गत क्या आता है, ये किस बारे में बात करता है, ये आपको बताना है। एंड नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ग्राम सभा और सामाजिक ऑडिट। यानी ग्राम सभा क्या है और सामाजिक ऑडिट क्या है, इस बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। इनके बारे में आपको संक्षिप्त में या फिर खोलकर बताना है, अच्छे से डिफाइन करना है। एंड नेक्स्ट आपका है उपभोक्ता का अधिकार। यानी जो हमारे उपभोक्ता के रूप में जो हमारे अधिकार होते हैं, उन पर आपको टिप्पणी करनी है कि वो कौन कौन से अधिकार होते हैं। और यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोग देख तो लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।